किसान भाइयों सुप्रभात, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पॉली हाउस और शेड नेट में इसकी खेती करने लगे हैं और इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो किसान इस लाभ को देखते हुए एंथोरियम की खेती करने जा रहे हैं, तो वे किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर जिला भागलपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। पहले जो लोग है फूल लगाया करते थे अपने शौकिया तौर पे, पर आजकल जो है फूल है आपका इंडस्ट्रियल रूप ले चुका है, इसमें व्यावसायिक खेती करने लग गए हैं लोग। तो आज हम बात करेंगे एंथोरियम की। एंथोरियम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि एंथोरियम इतना पॉपुलर क्यों है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, फूल के अलावा इसके पौधे भी हम बाज़ार में बेच सकते हैं, जिससे इससे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ये इसका जो सबसे बढ़िया अच्छा काम जो है, इसमें विभिन्न कलर के फूल मिलते हैं और फूल के अलावा इसके पौधे जो पत्तियां हैं वो भी ऑर्नामेंटल के रूप में काम में लेते हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। इसमें मुख्यतः अलग अलग कलर की वैरायटी होती हैं, जैसे लाल रंग, ऑरेंज कलर, सफ़ेद कलर, हरा कलर। और इसकी वैरायटी के लिए हम इसमें रेड कलर के लिए टेम्पटेशन, मॉरिशस रेड, एविटा रेड, ये वैरायटी। वाइट कलर के लिए हम एंजल, मॉरिशस वाइट, और ऑरेंज के लिए न्यू ऑरेंज और मॉरिशस ऑरेंज का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों की विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों के फूलों की मांग होती है और इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान से ही खरीदना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसको कल्टीवेशन, इसकी खेती करने के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके कैसी जलवायु में इसको उगा सकते हैं। तो हम इसको जो महत्वपूर्ण है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और इसके लिए दिन का तापमान आपका 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो और रात का तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उत्तम माना जाता है। और इसके अलावा इसमें ह्यूमिडिटी जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसमें 75 डिग्री से 80% ह्यूमिडिटी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं आर्द्रता। तो उसमें हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो हमारे इस रीजन के लिए आवश्यक है कि हम इसको नेट हाउस के अंदर खेती करें। इसके अलावा जब बात करते हैं हम इसको उगाने की, तो किस में उगाएं, तो इसको हम गमले में उगा सकते हैं। इसके अलावा हम बेड में उगा सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण जो मीडिया है, उसमें छिद्रयुक्त मीडिया की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपिट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों को क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों की रुपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। तो ये हो गई मीडिया की बात। फिर बात करते हैं हम इसके लिए पौधे की। तो इसको लगाने के लिए 2 तरह से हम लगा सकते हैं। एक तो टिश्यू कल्चर के पौधे हम इससे लगा सकते हैं, दूसरा साइड सकर से। साइड सकर जब पुराना पौधा होता है, उसके साइड से दूसरा पौधा निकलता है, उसको साइड सकर्स कहते हैं। उसको हटा के हम उसकी दूसरा पौधा नया तैयार करके लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इसकी न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन के लिए इसको एक साथ अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन देने की बजाय बार बार न्यूट्रिशन देने से अधिक फायदा होता है। इसके लिए हम 5 ग्राम पर लीटर जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है NPK 19-19, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट की आवश्यकता होती है, वह भी महीने में 2 बार देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसमें सूक्ष्म जो न्यूट्रिशन है उसको भी देना होता है। तो इसके लिए 1 ग्राम आपका जो मिक्सर आता है न्यूट्रिशन का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, उसका
सप्ताह में एक बार देना आवश्यक है। पौधे लगाने के उपरांत इसमें महत्वपूर्ण होता है लीफ प्रूनिंग, क्योंकि यह एक पत्ती का ही मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसका लीफ प्रूनिंग ज़रूरी हो जाता है। हमेशा इस पे 5 से 6 पत्ती ही रखते हैं, बाकी पत्ती जो पुरानी होती जाती हैं उसको प्रून कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम इसके बीमारी की। वैसे तो यहाँ पे अभी तक कोई बीमारी इसमें इंसेक्ट और बीमारी देखी नहीं गई है, परंतु इसमें जो मोस्टली जो आता है, एक तो मकड़ी आता है, दूसरा आपका आता है थ्रिप्स कभी कभी देखा जाता है, इसके अलावा इसमें स्लग आता है। दूसरा बीमारी की बात करें तो इसमें एंथ्रेक्नोज में होता क्या है, ये फंगस की वजह से होता है जो फ्लावर से शुरू होकर पत्तियों में लगता है। इसके लिए हम इसका कार्बेंडाजिम से स्प्रे करके उसका सुधार कर सकते हैं। दूसरा इसमें लगता है जो बैक्टीरियल विल्ट के लिए हम इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग कर, जो कि आपका 0.1 ग्राम के हिसाब से इसमें स्प्रे करते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके हार्वेस्टिंग की। जब इसका 1/3 पार्ट कलर चेंज हो जाता है तो इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। इसमें 6 से 8 महीने उपरांत फूल आना शुरू होता है। तो एक बार लगाने के बाद ये कम से कम 6 से 8 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार लगाने के बाद आप 8 साल तक इससे फूल प्राप्त कर सकते हैं तथा दूसरे पौधे तैयार करके पौधे भी बेच सकते हैं। और इससे साल में लगभग 8 से 10 फूल प्राप्त होते हैं, जो कि 6 से 8 महीने बाद स्टार्ट होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके मार्केट की। तो इसका फ्लावर जो है 25 से 40 रुपये वेराइटी के अनुसार अलग अलग बिकता है। टमाटर की खेती अपने राज्य में आमतौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर की जाती है और इसी के चलते इस फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता है। खासकर इस मौसम में रोगों का प्रकोप बड़ी तेजी से होता है, जिससे टमाटर की पैदावार में काफी गिरावट आ जाती है और कभी कभी तो इन रोगों के कारण किसानों को इस फसल से लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, चलिए इस बारे में जानते हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार वड़वाल से। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ किसान बंधु, टमाटर में खास करके जो बीमारी लगते हैं उसमें मुख्य रूप से जो बीमारी है जो हमारे भारतवर्ष में पूरे दिखाई पड़ते हैं और इस ठंड के मौसम में बहुत ही कॉमन पूरे भारत में देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको मुरझाने वाली बीमारी जिसको हम लोग उकटा रोग बोलते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। उकटा रोग वास्तव में एक मिट्टी जनित रोग है। यह रोग खास करके फंगस के द्वारा फैलता है। टमाटर का सूखा यानी विल्ट रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ मुरझाने लगती हैं। इस रोग के कारण अचानक पौधे सूख जाते हैं। ये रोग उन जगहों पर अधिक होता है जहां पर टमाटर की खेती लगातार की जाती है और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 70-80% जो उपज में कमी आती है इसी बीमारी के कारण देखा गया है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है जब पौधा में फल लग जाता है, छोटा छोटा फल लगा जाता है, उसमें मुरझाने का भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो कह सकते हैं जब पौधा 30 से 40 दिन का हो जाता है उस समय से लेकर के उसके परिपक्व अवस्था तक इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि पहले से आपको सावधानी बरतना होगा, तभी आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में किसान बंधु बताना चाहेंगे। जो शुरू की अवस्था में होती है तो उस समय से रोगग्रस्त पौधों को तोड़ करके एक कोना में जाकर के ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। दूसरी बात, जिस समय बीमारी दिखाई पड़ रही है उस समय आप बेबिस्टिन नामक दवा 0.1% का घोल बनाइए, मैंने 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करिए। 2 से 3 बार छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करने पर आसानी से इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अलावा एक लीफ रोल बीमारी है, वो खास करके देखा जाता है वो विषाणु के द्वारा होता है। लीफ कर्ल बीमारी के द्वारा खासकर विषाणु रोग है। वो देखा जाता है कि जितने भी विषाणु रोग होते हैं वो वास्तव में इंसेक्ट से उसका ट्रांसमिशन होता है। ये कह सकते हैं इंसेक्ट द्वारा एक जगह दूसरी जगह फैलता है। एक रोकने लीफ कर्ल के लक्षण क्या है? सब पत्ती इसमें छोटे हो जाते हैं, साथ साथ
पत्ती का पीलापन आने लगता है, या कह सकते हैं जो नेचुरल ग्रीन होता है हरा कलर वो धीरे धीरे कम हो जाता है और पत्ती धीरे धीरे मुड़ने लगता है और कभी कभी लेदरी जैसा हो जाता है और पौधा का आकार भी छोटा हो जाता है। तीसरा का लक्षण दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि उसमें वास्तव में विषाणु रोग लग गया है। उस विषाणु रोग से निदान पाने के लिए किसान बंधु ऐसा सलाह दिया जाता है, रोगग्रस्त पौधे को आप कबाड़ करके एक साइड कर दीजिए। दूसरी बात, नुभान का 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर भी आप लीफ रोल बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में इन रोगों की रोकथाम के लिए आपको समेकित रोग नियंत्रण उपायों को अपनाना आवश्यक है, तभी आप अपनी फसल को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो मुरझाने वाली बीमारी खास करके ये बोला जाता है कि इस रोग का लक्षण दिखाई पड़े तो उस समय इसका इलाज करना बहुत ही कठिन है। इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि पहले से आपको सावधानी बरतना होगा। जिसमें ये मुरझाने वाली बीमारी आती है टमाटर में खास करके, तो उस टमाटर वाले खेत में आप 2 साल तक टमाटर, बैगन, आलू, मिर्चा इत्यादि जो भी है सोलनेसी परिवार का ही सब सदस्य है, इसके न लगा करके आप उसमें फूल गोभी लगा दीजिए, पत्ता गोभी लगा दीजिए। तो दूसरे परिवार के सदस्य लगाने पर निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप खेत में गर्मा की जुताई करते हैं, माने जब फरवरी मार्च महीना आता है जो खेत आपका खाली पड़ा रहता है, गर्मा जुताई करने पर भी इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आप ट्राइकोडर्मा पाउडर का व्यवहार करते हैं, करने का अर्थ यह है कि कच्चा गोबर लेना चाहिए, बहुत पुराना गोबर भी नहीं और आज का गोबर नहीं, 2 दिन से लेकर के 20 दिन पुराना गोबर में ही हम लोग ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद 20 दिन उस गोबर को सड़ाते हैं और जिस समय रोपाई करते हैं उस समय ट्राइकोडर्मा बेस्ड जो गोबर खाद होता है उसी गोबर खाद को रोपाई के समय में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं जड़ के पास में, और उसका व्यवहार करने से इस मुरझाने वाली बीमारी को हम निश्चित रूप से कर सकते हैं कि आसानी से इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ रोगरोधी किस्म है, खास करके देखा जाता है कि ये बीमारी का रोगरोधी किस्म जो है उसका नाम है स्वर्ण लालिमा। ये किस्म जो है स्वर्णश्री, ये किस्म है जो खास करके देखा जाता है टमाटर का। ये किस्म लगाने पर ये बीमारी को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान देंगे, निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज टमाटर की मिलेगा और आप एक सफल किसान के रूप में जाने जाएंगे। किसान भाइयों, रबी फसलें इस समय बढ़वार की अवस्था पर हैं और वर्तमान में हो रहे मौसम के बदलाव से कई जगह पाला पड़ रहा है। ऐसे में रबी फसलों पर इसका बुरा प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे फसलें सूखने लगी हैं। तो किसान भाइयों, आप मौसम की बदलती स्थिति और पाले के दुष्प्रभाव से अपनी फसलों को कैसे बचाएं, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि किसान भाई हम देख रहे हैं कि जो रबी सर्दकालीन जो मौसम है फसलों के लिए जितना अच्छा है उतना ही हानिकारक भी कभी कभी होता है। पाला क्या है? शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। तो इसमें हम देखें जो प्रमुखता से फसल उगाने में, जैसे चाहे खाद्यान्न की फसल में गेहूं की फसल है या तिलहनी फसलों में सरसों प्रमुख फसल है, और इसके साथ में हम देखें कि अलसी भी है। दलहनी फसलों की बात करें तो चना है, मटर है, मसूर है, ये प्रमुख जो फसल हैं वो उगाई जाती हैं। इनमें हम देखें कि जो पाला एक मौसमी आपदा के रूप में फसल को नुकसान पहुंचाता है, उसमें हम ध्यान रखने की आवश्यकता की है। हम देखें कि खाद्यान्न फसलों में पाले के द्वारा वैसे तो कम से कम नुकसान होता है। दूसरा जो तिलहनी फसल है उनमें हम देखें कि नुकसान की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो जब देख रहे हैं कि सरसों की फसल है जिनमें फूल समाप्त हो रहा है, तो उस समय फली में जब दाना बन रहा है उस समय यदि पाला पड़ता है, जो दाना है वो अंदर समाप्त हो जाता है। दलहनी फसलें सबसे ज़्यादा पाले से प्रभावित होती हैं। उनमें चाहे अरहर हम देखते हैं कि जो वार्षिक
अरहर हैं जो 250 दिन में लगभग पक के तैयार होती हैं, उनमें पाले के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत नुकसान होता है, पूरा की पूरी फसल हमारी सूख जाती है। इसी तरह से हम देखें कि मटर की जो फसल है उसमें भी विशेष समस्या होती है और ये फसल पूर्णतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब देखते हैं कि पाला पड़ जाता है तो फसल में जो पत्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं और पत्तियों के समाप्त होने पर अंदर उनके जो सेल्स हैं, कोशिका हैं, वो एक तरह से फट जाती हैं। तो जैसे ही देखें कि मौसम सर्दियों में जब तापक्रम कम हो रहा है, अच्छी सर्दी हो रही है और उस समय दिन में मौसम खुला हुआ है, आसमान साफ है, बादल छाए नहीं हुए हैं, तो उस समय धूप तेज होगी और हवाएं दिन में तेज चल रही हैं। वो तेज हवाएं एकाएक शाम को बंद हो जाएं तो हम देखते हैं कि उस दशा में पाले पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। जो निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है। विशेषकर हम देखते हैं कि दलहनी फसलों में जो निचले एरिया हैं वहाँ पर पाले से फसल ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रभावित होती है बुरी तरह और सूख जाती है। तो इस तरह से जब पाले की बात आएगी तो इसके बचाव की जब बात की जाए तो विभिन्न विधियां हैं जो कि बचाव के लिए लाभकारी मानी जाती हैं। सबसे पहले हम किसान भाई देखें कि जब संभावना के अनुसार हो के पाला पड़ने वाला है तो उसी समय शाम को खेत के आसपास जो कचरा कूड़ा रहता है उसको एकत्रित करके और धुआं कर देना चाहिए। धुआं करने से हम देखते हैं किसान भाई कि धुआं खेत के ऊपर ही छा जाता है, इधर उधर कम जाता है, क्योंकि हवा का जैसे हमने कहा कि पाला पड़ने की संभावना पर हवा एकाएक बंद हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं किसान भाई जब संभावना पाले की होती है उस समय जो हमारी फसल है उनमें सिंचाई करना आवश्यक है। तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो आप पे तो सिंचाई करने से खेत का जो तापक्रम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस वजह से हम फसल को पाले से बचा सकते हैं। फसल की आवश्यकता के अनुसार हम की सिंचाई कर दें। इसी तरह से हम कहते हैं कि रबी में जो आलू की फसल है वो भी पाले से बहुत प्रभावित होती है। तो जब भी हमको लगता है कि पाले की संभावना है तो उसमें जो कूड़ रहते हैं उनमें हल्का पानी आप लगभग आधा कूड़ भरे और आधा खाली रहे, इस तरह से उस रात्रि में पानी चला देंगे तो भी पाले से हम फसल को बचा सकते हैं। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। जो आपके क्षेत्र के आसपास के जो मौसम वैद्यशाला हैं या जो आकाशवाणी केंद्र हैं उनके द्वारा या जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि खेतीबाड़ी के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपका ईटीवी अन्नदाता है और अन्य जो भी आपके चैनल हैं जो लोकप्रिय हैं किसानों के हिसाब से, उनको देखते हुए भी वो भी मौसम की फोरकास्टिंग या जो कहते हैं कि संभावित मौसम में क्या परिवर्तित होने वाला है उस पर भी ध्यान देना है कि इस तरह से जो आपकी फसल है रबी सीजन की सर्दकालीन इनको हम पाले से बचाएं तो उपयुक्त रहेगा और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं फसल को बिना पाले से। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों सलाह दी जाती है कि पूर्व अनुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अगले 2-3 दिनों तक शीत दिन की स्थिति बन सकती है। हालांकि इस अवधि में दिन के तापमान में हल्का सुधार हो सकता है। अगले 2-3 दिनों तक सुबह में मध्यम से घना कुहासा छा सकता है। आम और लीची के बाग में सिंचाई तथा कर्षण क्रिया यानी कि निराई गुड़ाई नहीं करें। ऐसा करने से पेड़ों में पुष्पण की क्रिया प्रभावित होगी। फूलों वाली फसलों में नमी बनाए रखें तथा रीडोमिल नामक दवा का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से पौधों को पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता है। कम तापमान को ध्यान में रखते हुए आलू, गेहूं, मक्का, पपीता, केला एवं सब्जियों वाली फसलों को कम तापमान से बचाव हेतु खेतों में उपयुक्त नमी बनाए रखें। आलू, टमाटर में झुलसा रोग की नियमित रूप से निगरानी करें। झुलसा रोग का प्रकोप फसल में दिखने पर इसके बचाव हेतु डायथेन M 45 से 1.5 ग्राम या रीडोमिल नामक दवा का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। विलम्ब से बोई गई गेहूं की फसल को 21 से 25 दिनों की हो गई हो उसमें सिंचाई कर 30 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उप निवेशन करें। प्याज का पौधा जो कि 50 से 55 दिनों का हो गया हो तैयार क्यारी में
पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बाघा, जिला लोहरदग्गा के कृषक योगेश कुमार ने। यह बायोगैस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो योगेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पूरा बायोगैस प्लांट बना हुआ है। सिविल कंस्ट्रक्शन हमने किया हुआ है इसमें कुल मिलाकर 5 कंपोनेंट है, जिसमें पहला कंपोनेंट है हमारा इनलेट, जिसमें हम गोबर और पानी समान मात्रा में मिला करके डाइजेस्टर की तरफ जाना देते हैं। किसान भाइयों, हमारे यहाँ गोबर गैस के मुख्यतः 3 डिजाइन प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे पहले है KVICS के बायोगैस संयंत्र, दूसरा है जनता बायोगैस संयंत्र और तीसरा है दीनबंधु गैस संयंत्र। इन डिजाइनों को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें बात करें यदि दीनबंधु गैस संयंत्र की तो इसकी आकृति मटका के आकार की होती है, जो 2 गोले से मिलकर बनी होती है। संयंत्र की नींव तवे के आकार की होती है और डाइजेस्टर एवं गैस ड्रम एक ही इकाई में बने होते हैं। इनमें गोबर व पानी को घोलकर इनलेटर पाइप द्वारा डाला जाता है। इस संयंत्र का डिजाइन 1 घन मीटर से 6 घन मीटर तक उपलब्ध है और इसका निर्माण ईंट, रेत, सीमेंट आदि से किया जाता है। ये पहला भाग है इनलेट, जहां हम गोबर और पानी दोनों का सही मिश्रण इस जड़ने की मदद से पूरा मिश्रण करते हैं। जहां पाइप के जरिए से डाइजेस्टर के अंदर गोबर और पानी का जो मिश्रण जो स्लरी हमने बनाई है वो वहाँ सड़ करके इस गैस निकास पाइप की मदद से गैस बाहर आ जाती है और उस आउटलेट टैंक की वजह से काला खाद जो कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश से जो भरपूर मात्रा में है वो बाहर गैस प्रेशर की मदद से अपना आप बाहर आ जाता है। गैस डोम की सहायता से जो गैस बाहर आई है वो बिना किसी मोटर या किसी पंप का यूज़ किए हुए इस्तेमाल किए हुए हम सीधी नीली लो में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग सुबह 1.5 से पौने 2 घंटा चलता है और शाम को भी इतने ही समय में खाना पकाने में मदद करता है। इस बायोगैस की मदद से बिना किसी पंप की मदद से जो गैस का प्रेशर है उसी से हम लाइटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेंथोल बर्नर की वजह से आप लगभग दिन में 10 से 12 घंटे की रोशनी हम पैदा कर सकते हैं। इस पूरे बायोगैस संयंत्र को लगाने में लगभग 22 से 23 हज़ार की लागत आती है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 9,000 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इस बायोगैस संयंत्र को लगाने के लगभग 12 से 15 फीट की जगह अपने को इस्तेमाल की जाती है। ये जो नीचे पूरा गोल टैंक बना हुआ वही गैस हम खाना पकाने में, रोशनी करने में और इंजन चलाने में काम ले सकते हैं। साथ में जो चौथा आउटलेट हमारा जो आउटलेट टैंक बना हुआ है उसमें जो स्लरी है वो सड़ करके पूरी बाहर आ जाती है, जो हम उत्तम किस्म की जैविक खाद को कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों दुगुनी मात्रा में पाए जाते हैं। जो कच्चे गोबर का इस्तेमाल कंडे बनाने में या फिर जंगल से लकड़ी काट कर खाना पकाने में काम में लेते हैं, उसकी बजाय उसी गोबर से बायोगैस संयंत्र लगा करके हम दोनों काम कर सकते हैं। पहला खाना पकाने का और दूसरा है जैविक खाद प्राप्त करने का।